एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो है आज मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग देखेंगे भारत में किस तरह से ब्रिटिश आते हैं और वो जो है किसानों के ऊपर किस तरह से टैक्स लगाते हैं, और जब टैक्स लगाने के बाद है किसान क्या उसका रिएक्शन देता है, उसका क्या परिणाम होता है, उसके कारण जो होता है कौन कौन से भारत में किसान आंदोलन होते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत में किसान आंदोलन के बारे में। इसका क्या कारण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अस्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी को देखेंगे, इसमें महलवाड़ी को देखेंगे, इसका क्या परिणाम हुआ। एक का विद्रोह होता है यूपी जैसे शहर में, चंपारण यानी बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह होता है। बंगाल में देखिए नील विद्रोह होता है, पवना विद्रोह बंगाल में होता है। मोपला विद्रोह के बारे में देखिए केरल जैसे क्षेत्रों में होगा। देखिएगा बरदौली सत्याग्रह गुजरात, यानी पूरे भारत में जो देखिएगा किसान आंदोलन होते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है। और यदि ये चैनल आपको इस चैनल में टॉपिक दिया जाता है उसको पढ़ने में अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलते हैं हम लोग कि किस तरह से क्यों हुआ था भारत में किसान आंदोलन, इसके बारे में कुछ जानने का कोशिश करते हैं। तो कारण पहले हम देख लेते हैं कारण क्या होता है। पहला कारण क्या, यदि कारण की बात देखिएगा तो जैसे ही भारत आते ब्रिटिश कैसे है, ब्रिटिश जैसे भारत आते हैं तो भारत में अपना पैर पसारने का कोशिश करते हैं। और पैर पसारते ही क्या करते हैं, वो देखते हैं किसानों जो है, किसान भारत में कृषि प्रधान देश है और वहाँ पे जो है किसानों से जो है बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो उन्होंने क्या करता है, ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश में आकर के ब्रिटिश जो है भारत में आकर के भू राजस्व प्रणाली को लागू करते हैं। क्या करते हैं, भू राजस्व प्रणाली लागू करते हैं, भू राजस्व प्रणाली को लागू करते हैं। ठीक, इस प्रणाली के अंतर्गत देखिएगा तो बहुत सारी बात किया जाता है, जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त लागू कर देते हैं, अस्थाई बंदोबस्त लागू करते हैं। दूसरा बात देखिएगा तो ये बंगाल क्षेत्र में होता है। दूसरा बात देखिए महाराष्ट्र और बम्बई एरिया में देखिएगा तो वहाँ पे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करता है। ठीक, तीसरी बात देखिएगा, तीसरा पॉइंट के अंतर्गत देखिएगा तो पंजाब जैसे क्षेत्र, गंगा द्वार के क्षेत्रों में देखिएगा तो महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करता है, महलवाड़ी व्यवस्था को लागू कर देता है। इन कारणों से जो है भारत में जो है किसानों का भी विद्रोह होता है। जिस तरह से ये शोषण करते हैं भारतीय किसानों का इस बंदोबस्त के तहत, इस तरह व्यवस्था के तहत, उस तरह से भी एक कारण ये आता है कि ब्रिटिश में भू राजस्व प्रणाली के कारण जो है किसान आंदोलन करते हैं। दूसरा कारण यदि देखिएगा तो क्या करता है, छोटे छोटे जो किसान होते हैं उसका शोषण भी किया जाता है भारत में। किस तरह से, तो कोई साहूकार उसका करते हैं शोषण, साहूकार। उसके बाद देखिएगा तो बिचौलिया यानी क्या, जमींदार क्या होते थे, जमींदार जो है ये एक बिचौलिया हुआ करते थे। ये क्या करते थे, बीच का आदमी हुआ करते थे। किसान जो है जमींदार को टैक्स देते थे और जमींदार किसको दे देते थे, ब्रिटिश सरकार को दे देते थे। तो ये देना, ये भी बिचौलिया का काम जो होता है। बिचौलिया जो कुछ ज़्यादा ही शोषण करता था जमींदार लोग किसानों का, इस कारण भी भारत में ये किसान विद्रोह पनपने लगता है। तीसरी बात यदि देखिएगा तो भारत में देखिएगा तो किसान तो पहले से ही वैसे ही गरीब इंसान होते हैं, और किसान के साथ देखिएगा तो क्या होता था कि प्रकृति एवं कृत्रिम अकाल भी पड़ते थे। जैसे कि देखिएगा तो फसल बर्बाद हो जाते थे। इस कारण भी क्या होता था, इस कारण भी जो है भारत में जो है किसान गरीब हुआ करते थे। और ऊपर से आके क्या करते थे कि क्या नाम है, अंग्रेज जो थे वो अपना प्रकोप दिखाते थे और किसानों से धन लेने का कोशिश करते थे। ये भी कारण था। चौथा देखिएगा तो भारत में जो पुलिस व्यवस्था होती थी वो भी किसान को डरा और धमका के रखाया करते थे। क्या करते थे, किसान के जो है उसकी जो पुलिस व्यवस्था क्या करते थे, किसान को डराते थे पुलिस व्यवस्था, और उससे भी जो है वसूली का काम किया करते थे पुलिस व्यवस्था। ये भी क्या करते, किसानों के लिए खराबी थे। ठीक, तो ये सब कारण जो होगा मेन कारणों में हम लोग गिनते हैं। पहला कि भू राजस्व प्रणाली कैसे लागू कर देता है भारत में आके ब्रिटिश, किसान के साथ इस तरह से साहूकार जो है बर्ताव करते हैं, जमींदार बिचौलिया वाला काम कैसे करते हैं। किसान के साथ जो है किसान जो कृत्रिम वर्षा हो गया या कोई नदी हो गया, बाढ़ आ गया, इस कारण फसल बर्बाद होते थे तो किसान को ही लॉस हुआ करते थे, तो इस कारण हो गया। चौथी बात देखिएगा तो पुलिस व्यवस्था भी लागू होता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं तो पहले देखते हैं हम लोग इस व्यवस्था में देखिएगा तो हम भू राजस्व प्रणाली के तहत देखेगा तो पहला हम लोग देखेंगे भू राजस्व प्रणाली में देखिएगा हम लोग भू राजस्व प्रणाली की बात करते हैं। भू राजस्व प्रणाली की बात करेंगे, प्रणाली तो देखिएगा पहला क्या आता है, अस्थाई बंदोबस्त। क्या आता है, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा क्या आता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीसरा बात देखिएगा, तीसरा जो आता है महलवाड़ी व्यवस्था। ये सारी जो है कारण जो है ब्रिटिश सरकार भू राजस्व प्रणाली लगाते हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हमारा प्यारा इंडिया है ये हमारा। ठीक, और ये जो है हमारे देश में किस तरह से किसान आते हैं, किसान के ऊपर किस तरह से प्रकोप किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखने का कोशिश करें। मान लेते ये जो है हमारा प्यारा भारत हो गया।
ये हो गया, ठीक है। इस टाइप से मेरा प्यारा भारत है। तो क्या करता था, किसान के ऊपर जो है एक लगाया भू राजस्व प्रणाली, अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा लगाते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा जो लगता है महलवाड़ी व्यवस्था लगाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन क्षेत्रों में जो है किस तरह से किसान के ऊपर जो है ये अपना व्यवस्था थोपते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक देखिएगा, ये ले लीजिए, यहाँ से हम लोग यूपी से शुरू करते हैं और बंगाल एरिया में ये पूरा एरिया ले लीजिए, लगभग ये पूरा एरिया ले लीजिए। इस एरिया में जो है ब्रिटिश सरकार क्या करते हैं, अस्थायी बंदोबस्त लगा देते हैं। कौन सा लगाते हैं, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त लगाते हैं। और देखिएगा उत्तर पश्चिम दक्षिण भारत चले जाइएगा, दक्षिण भारत में ले लीजिए तो मद्रास एरिया लेकर के बम्बई एरिया तक में, इस एरिया में देखिएगा तो इस एरिया में जो है ब्रिटिश सरकार क्या करते हैं, वो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर देते हैं। ठीक, तो ये जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं महलवाड़ी। महलवाड़ी से याद रखिएगा, जो देखिएगा पंजाब एरिया होता है उस एरिया में जो है महल ही ज़्यादा हुआ करते हैं। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है देखिएगा, गंगा दुआब क्षेत्र ले लीजिए, थोड़ा सा पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, इस राजस्थान एरिया में जो है महलों का ही राजा हुआ करता है, महल ही टाइप से है। तो इस एरिया में क्या करते हैं, लागू करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। कौन लागू करते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था। अब देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है, रैयतवाड़ी क्या होता है और महलवाड़ी क्या होता है। इसको बार बार बारी बारी से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। पहला देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये देखने का कोशिश करते हैं। देखिएगा रैयत के पहले अस्थायी बंदोबस्त, क्योंकि हम लोग क्या करें क्लॉक वाइज में घूमने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है, क्या देखेंगे हम लोग अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग अस्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं। अस्थायी बंदोबस्त, इसको देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त को देखिएगा तो इसका प्रारूप तैयार करता है, प्रारूप तैयार करेगा। प्रारूप कौन तैयार करता है, तो इसका प्रारूप तैयार करता है सर जॉन शोर। ठीक, प्रारूप तैयार करेगा सर जॉन शोर। इसका संस्थापक के पूछता है बार बार, संस्थापक कौन थे या इसको लागू कौन करवाता है, कौन लागू करवाता है, तो ये लागू करवाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन लागू करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लागू कराते हैं। इसके लिए अस्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये आते हैं 22 मार्च 1793 में इसको लागू किया जाता है। और यदि बात करते हैं तो किसको कौन लागू करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस करते हैं। लेकिन यदि बात करें किस क्षेत्र में लागू होता है, तो क्षेत्र की बात करिएगा तो ये क्षेत्र आता है बंगाल क्षेत्र ले लीजिए, बंगाल का हो गया। फिर बिहार क्षेत्र ले लीजिए, बिहार हो गया। फिर उड़ीसा एरिया में भी जाता था, उड़ीसा हो गया। उसके बाद देखिएगा वाराणसी एरिया हो गया, वाराणसी। उसके बाद देखिएगा असम क्षेत्र में भी, असम क्षेत्र में भी इस चीज़ को, असम क्षेत्र में भी ये अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे, भू राजस्व वसूलने का काम किया करते थे। तो ठीक, ये हो गया। इसके तहत क्या होता था, इसका मेन मुद्दा क्या था, मुद्दा क्या था कि जमींदार के साथ क्या करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या करते थे, कारण मुख्य कारण क्या था, मुख्य मुद्दा की बात करते हैं हम लोग, मुख्य मुद्दा की बात करें, करता क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या करते थे, जमींदार के साथ क्या करते थे, जमींदार के साथ क्या करते थे, एग्रीमेंट करते थे, साथ क्या करते थे, एग्रीमेंट करते थे, और इसके तहत कहते थे जमींदार जो है छोटे छोटे भूमि मजदूरों से या किसानों से क्या करे, टैक्स वसूल करके और क्या नाम है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाए। तो ये मेन कारण था, मुख्य मुद्दा। ठीक, इसके बाद देखिएगा तो ब्रिटिश भारत के जो है, ये जो है ब्रिटिश भारत यानी भारत में ब्रिटिश भारत के, उस टाइम ब्रिटिश बहुत ज़्यादा, ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा क्षेत्र में कब्जा नहीं किया था, तो इसलिए ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पे लागू था। कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे, 19% क्षेत्रों पे ये लागू था, 19% क्षेत्रों पे ये लागू था। तो हम लोग ने क्या देखे, अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है, उसका प्रारूप कौन तैयार करते हैं, उसके संस्थापक या कौन लागू करते हैं, उसके बारे में हम लोग ने देखे अभी। तो ये हो गया अस्थायी बंदोबस्त का बात करते हैं हम लोग। अस्थायी बंदोबस्त के बाद आता है, एक आता है, दूसरा है रैयतवाड़ी। दूसरा क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की देखते हैं। ये जो है 1820 ईस्वी में लागू होता है। कब, 1820 ईस्वी में ये आते हैं और इसको लागू करने का कोशिश करते हैं। ठीक, और इसके बाद देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत देखिएगा तो इसका जो है जनक पूछता है या प्रारूप करने वाला जनक इसको कहेगा। जनक इसके जो होते हैं, इसके जनक होते हैं अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो हुआ करते। कौन होते, टॉमस मुनरो। ठीक, इसके जनक कौन होते हैं, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। यदि 1820 में लागू होता है तो लागू जो होता है तो इस टाइम जो है कोई ना कोई बंगाल का
तो कोई ना कोई बंगाल का गवर्नर जनरल तो होगा इस टाइम 1820 में। तो बंगाल का गवर्नर जनरल इस टाइम जो रहता है, गवर्नर जनरल की बात करेंगे, जनरल की गवर्नर जनरल जो होते हैं वो होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। कौन होते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये बंगाल का गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक, यदि बात करते हैं कि ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, इसके तहत क्या होता था, इसके तहत जो होता है क्या मुद्दा था, मेन कारण क्या था, मुद्दा क्या था इसका? एक इसका मेन मुद्दा था कि ये क्या करते थे, अस्थायी बंदोबस्त जमींदार के साथ एग्रीमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे, किसानों के साथ मुद्दा करते, किसान के साथ एग्रीमेंट करते थे, समझौता करते थे, किसानों के साथ समझौता करते थे। और इसके तहत जो है किसानों को जो है पट्टा देने का काम करते थे, पट्टा देते थे। ठीक, पट्टा देने का काम करते थे। ठीक, इसके तहत क्या करते थे, सरकार जो है किसानों को पट्टा देते थे और किसान से सीधे किसान क्या करते थे, सीधे सरकार को, जो सरकार वहाँ पे थे, सीधे सरकार को राजस्व दे देते थे, सीधे सरकार को राजस्व देते थे। इसके देखिए इसमें और रैयतवाड़ी में क्या था, अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, किसान जो है जमींदार को देगा और जमींदार जो है वो देता था भूराज कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। लेकिन वही रैयतवाड़ी व्यवस्था में देखेगा किसान डायरेक्ट एग्रीमेंट करता था, किसके साथ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट करता था। और इसके तहत क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों को पट्टा दिया करते थे और किसान क्या करते थे, सीधे सरकार को ही राजस्व देते थे। बिचौलिया का काम इसमें नहीं हुआ करता था। और इसके आधार पर देखिएगा सरकार कैसे लेते थे, सरकार पहले आते थे उसके भूमि को नापते थे, उसके आधार पर जो है वो टैक्स लिया करते थे। तो देखिए हम लोग क्या है रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये। अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किस क्षेत्र में होता है। क्षेत्रों की बात करेगा, क्षेत्र की बात करते हैं, कौन सा क्षेत्र बात करेगा। तो ये पहली बात देखिए याद रखिएगा, ये क्षेत्र जो है पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है, मद्रास प्रेसिडेंसी और साथ में बम्बई प्रेसिडेंसी। इस एरिया में जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है। क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था एक बार, शायद 67 के बात है, उसमें पूछा था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किस क्षेत्र में सबसे पहले लागू हुआ था। तो वो बात है, आंसर मानना है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत सबसे पहले लागू होता है। ठीक, एक और आता है कि ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में लगा था। तो ये ब्रिटिश भारत के ये जो है 51% क्षेत्रों पे लागू था, 51% क्षेत्र पे लागू था, 51% क्षेत्र पे लागू था। कितने प्रतिशत क्षेत्र पे? देखिए अस्थायी बंदोबस्त कितना था, अस्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्रों पे था। रैयतवाड़ी कितना हुआ है, 51% क्षेत्रों में। ठीक, तो ये सारे पॉइंट रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत याद रखे जाएंगे, क्योंकि पहला होता है जनक किसका कौन है, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुंडो हो जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करते थे। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, मुद्दा क्या था रैयतवाड़ी का मुद्दा था किसान से क्या करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको पट्टा देते थे और सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को है किसान क्या करते थे, उसको राजस्व दे देने का काम करते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पट्टा के तहत क्या करते थे, भूमि का पहले मापन करते थे और उसके ऊपर जो है कहता था कि इतना भूमि है और आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्षेत्र किस क्षेत्र में लागू होता है, तो वो होता है मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। तो ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत, 51% क्षेत्रों में इसको लागू किया जाता है। बात करते हैं हम लोग, अगला है रैयतवाड़ी के बाद आता है महलवाड़ी, तीसरा आता है महलवाड़ी व्यवस्था। तीसरा क्या आता है, महलवाड़ी व्यवस्था आते हैं। तो महलवाड़ी व्यवस्था को देखते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था ये आते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो ये जो है 1822 में लागू होता है। 1822 में ये जो है महलवाड़ी व्यवस्था की बात होता है। इसके तहत क्या किया जाता है कि किसान को जो है, किसानों की जो है मुखिया हुआ करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि इसका मुद्दा मेन था, मुद्दा यदि बात करते हैं हम लोग, मुद्दा देखिएगा तो क्या होता था कि मान लेते 2 गाँव है और 2 गाँव का जो है एक ऐसा जगह बनाया जाता था, महल मतलब मुखिया बनाया जाता, वहाँ पे मुखिया बैठता था और दोनों गांव के किसान क्या करते थे, उस महलों में आके दे दिया करते थे भू राजस्व प्रणाली। और वो मुखिया क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो जो है टैक्स दे दिया जाता था। तो ये बात हुआ करता था। इसमें जो है महल इसके अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत किसान क्या करते थे, महलों के मुखिया को लगान देते थे, महलों के मुखिया को लगान देते थे, महलों के मुखिया को लगान देते थे। और अब महलों के मुखिया क्या करते थे, वो जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे। महलवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो पहला बात इसमें भी याद रखना है, जनक कौन थे इसके, कौन इसको गढ़ा था। तो जनक की बात करेंगे हम लोग, तो ये जनक जो थे होल्ट मैकेंजी, कौन थे, होल्ट मैकेंजी, ये इस
रैयत महलवाड़ी व्यवस्था के जनक हुआ करते थे। 1822 में देखिएगा, 1822 में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पूछ लेता है कभी कभी, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते हैं। गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे उस टाइम जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड हेस्टिंग ही हुआ करते थे। कौन होते थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक, उस टाइम भी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ही हुआ करते थे। बात करते थे कि ये जो ये महलवाड़ी व्यवस्था है इस किस क्षेत्र में लागू हुआ था। पूछता है डायरेक्ट कौन कौन सा क्षेत्र, भारत के कौन कौन सा क्षेत्र में लागू हुआ था। तो इसमें याद रखिएगा उत्तर पश्चिम प्रांत, साथ में पश्चिम प्रांत के साथ में जैसे कि पंजाब एरिया हो गया, साथ में जो है मध्य भारत के क्षेत्र हो गया, मध्य भारत के क्षेत्र जैसे कि थोड़ा ले लीजिएगा तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इस क्षेत्र में मध्य भारत क्षेत्र में लागू होता है। देखिएगा तो गंगा के दुआब यानी गंगा के जिस क्षेत्र में बहता था, जिस एरिया में बहते थे उस एरिया में भी इसको लागू किया गया था। यानी गंगा के दुआब क्षेत्र में, जहाँ पे गंगा के दुआब क्षेत्र में भी इसको लागू किया गया था। तो ये महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ करता था। अब देखते थे ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर लागू था। ब्रिटिश भारत की बात करते हैं। ब्रिटिश भारत में जो है ये लगभग 30% क्षेत्रों पे जो है लागू था। कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे लागू था? 30% क्षेत्रों पे लागू था ये। ठीक, तो ये देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत होता था। इसके जनक कौन थे? इसका मेन मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि किसान जो है महलों के मुखिया को टैक्स देते थे, राजस्व देते थे, और महलों के मुखिया क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को जाकर टैक्स दे दिया करते थे। ठीक, इसके जनक के बारे में पूछेंगे। जनक जो है होल्ट मैकेंजी हुआ करते थे, और उस टाइम 1822 ईस्वी में जो इसको लागू किया गया था उस टाइम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल जो होते थे लॉर्ड हेस्टिंग हुआ करते थे। यदि बात करेगा यहाँ पे क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर पश्चिम प्रांत क्षेत्र हो गया, पंजाब क्षेत्र हो गया, मध्य भारत क्षेत्र हो गया, गंगा के दुआब क्षेत्र हो गया, इस एरिया में। और ये बात जो है पूछा गया है किस एरिया में? गंगा के दुआब क्षेत्रों में, पंजाब क्षेत्र में किस एरिया में होता है, ये ऑप्शन में देके पूछा गया। तो ये चीज़ याद रखना होगा। ब्रिटिश भारत में देखिएगा तो 30%, ब्रिटिश भारत के 30%। डायरेक्ट पूछता है कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर लागू था? ऑप्शन में रहेगा 30% भी। तो ये याद रखना हम लोग के लिए बहुत बड़ा जरूरी है। इन तीनों व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी कुरीतियाँ हुई थी हमारे किसानों के साथ, कितने दुर्व्यवहार किया गया था, उसके बाद जो है हमारे देश में जो है किसानों का विद्रोह होता है। किसका होता है? भारतीय किसान जो है जागरूक होते हैं, और भारत में जो है भारत में किसान विद्रोह शुरू होता है, क्योंकि इसको रोकना जरूरी था। किसानों से बहुत बड़ा टैक्स लिया जा रहा था, बिचौलिया भी हो रहा था। इस कारण क्या होता है? भारत में किसान विद्रोह उत्पन्न होता है। किसान विद्रोह उत्पन्न हुआ, विश्व विद्रोह उत्पन्न हुआ। किसान विद्रोह क्या होता है? किसान विद्रोह उत्पन्न होता है। किसान विद्रोह किस किस क्षेत्र में होगा? भारत के पूरे क्षेत्रों में किसान विद्रोह होता है। जैसे हमारे ये प्यारा भारत है, इस भारत के बारे में जानते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ हुआ था। तो ये देखिएगा तो ये गुजरात एरिया हो गया, गुजरात एरिया के बाद देखिएगा तो ये हो गया महाराष्ट्र एरिया में हो गया, महाराष्ट्र के बाद केरल आइए, केरल के बाद चलिए जाइए तमिलनाडु एरिया में, तमिलनाडु एरिया जाइएगा तो देखिएगा कि ये जो है बंगाल उड़ीसा हो गया, फिर बंगाल एरिया में जाइए, असम एरिया में जाइए, असम एरिया हो गया ये, फिर ये नेपाल से जाकर सिक्किम एरिया, नेपाल एरिया में चला जाएगा। तो इस एरिया ये हो गया। बात करिएगा इसमें तो हम लोग देखते हैं इसमें जो है क्लॉक वाइज एरिया में हम लोग घूम के देखते हैं कि किस तरह से भारत में किसान आंदोलन जो है होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि यूपी, इस एरिया, ये देखिए ये यूपी वाला पार्ट हो गया, यूपी, फिर बिहार हो जाएगा, फिर देखिएगा बंगाल होगा, इस एरिया में होगा, बंगाल हो गया। उसके बाद देखिएगा इस एरिया में तेलंगाना जैसी जगह है जो अभी वर्तमान में राज है, वहाँ भी होता है। उसके बाद देखिएगा तो केरल जैसे यहाँ पे केरल के तट, मालाबार तट होता है, इस एरिया में भी किसानों का विद्रोह होता है। उसके बाद जाइएगा तो महाराष्ट्र क्षेत्र में भी क्या होता है? किसानों का विद्रोह होता है। महाराष्ट्र के बाद जाइएगा तो गुजरात एरिया में भी बरदौली जैसे सत्याग्रह गुजरात एरिया में भी होता है। उसके बाद जाइए तो राजस्थान में बिजोलिया विद्रोह भी होता है। तो यूपी में क्या होता है? यूपी में जो होता है वहाँ पर जो है देखिएगा तो एका विद्रोह होगा। क्या, कौन सा विद्रोह होगा? एका विद्रोह। ठीक, उसी तरह बिहार में देखिएगा तो चंपारण सत्याग्रह हो गया। उसके बाद देखिएगा बंगाल जैसे क्षेत्रों में आइएगा तो वहाँ पे देखिएगा नील विद्रोह होता है, नील विद्रोह। उसी तरह देखिएगा बंगाल में नील विद्रोह हो गया। दूसरा की बात करिएगा तो दूसरा विद्रोह जो होता है पवना विद्रोह हो गया, पवना विद्रोह होगा। उसके बाद देखिए तीसरा विद्रोह भी बंगाल एरिया में होता है, वहाँ पे होता है, एक होता है तेभागा विद्रोह, ये भी तेभागा विद्रोह होता है। ठीक, उसी तरह देखिएगा ये तेलंगाना क्षेत्र जो हम लोग बताए थे, तेलंगाना क्षेत्र में क्या होता है? तेभागा आंदोलन होता है। तेलंगाना क्षेत्र में कौन है? तेभागा आंदोलन ये होते हैं तेलंगाना क्षेत्र में। ठीक, इसके बाद देखिएगा केरल एरिया में, देखिएगा केरल एरिया में भी बहुत सारे होते हैं, जो कि पहला देखिएगा मालाबार के क्षेत्र में जो होता है मोपला विद्रोह होता है।
मोपला विद्रोह। उसके बाद देखिएगा तो पुनप्पा विद्रोह होगा, पुनप्पा विद्रोह होता है। ये हो गया किसान के केरल एरिया में। देखिए महाराष्ट्र एरिया में देखिएगा तो महाराष्ट्र एरिया में देखिएगा यहाँ पे दक्कन विद्रोह होता है। दक्कन विद्रोह किसान ये सब करते हैं। कौन करते हैं? किसान करते हैं। ठीक, अगला में देखिएगा तो बरली विद्रोह हो गया, बरली विद्रोह। ठीक, उसी तरह जाइएगा गुजरात एरिया में देखिएगा तो गुजरात एरिया में होता है क्या, कौन सा विद्रोह होगा गुजरात एरिया में? वहाँ पे होगा पहले देखिएगा खेरा आंदोलन होता है, खेरा आंदोलन। ठीक, उसी तरह देखिएगा बारदोली सत्याग्रह होता है, बारदोली सत्याग्रह। इस टाइप के विद्रोह पूरे भारत में किसानों के लिए होते हैं। तो हम लोग एक एक करके इस विद्रोह के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं हम लोग एका विद्रोह। पहला जो देखते हैं हम लोग एका विद्रोह यूपी में। एका विद्रोह कहाँ होता है? विद्रोह की बात करते हैं, एका विद्रोह कहाँ होता है ये हम लोग के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो एका विद्रोह की बात कीजिएगा तो ये जो होता है उत्तर प्रदेश, वर्तमान के उत्तर प्रदेश हो गया। उस टाइम में, उससे पहले इसको क्या कहा था? अवध। इसको अवध कहा जाता था, उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में होता है। और ये होता कब है इसके बारे में हम लोग जाने तो इसके ये जो होता है ये 1921-22 में होता है। कब होता है? 1921-22 में शुरू होता है। ठीक, 21-22 में शुरू होता है। इसका जो है मेन कारण क्या था, इस विद्रोह का होने का मुख्य कारण की बात करेंगे हम लोग। मुख्य कारण की बात करें तो मुख्य कारण जो हुआ करते थे, किसान के जो जोत भूमि, मान जोत भूमि जानते हैं जिसपे खेती होता है, जिसपे अनाज उगता है। तो कहता है किसान के जो जोत भूमि होते थे, किसानों के जोत भूमि पर, किसानों के जोत भूमि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या करते, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे, उसके ऊपर किसान की जोत भूमि पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार जमाते थे, अधिकार जमाते थे। और उससे क्या करते थे, अधिकार जमाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स लिया करते थे, और टैक्स लेने का, यानी भू राजस्व लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेते थे? टैक्स लेने का काम करते थे। इस कारण क्या होता है कि यूपी जैसी जगह में एका विद्रोह शुरू होता है 1921 और 22 में। ठीक, इसका यदि देखिएगा स्वरूप देखिएगा, इसका स्वरूप पूछेगा तो स्वरूप देखिएगा ये किस तरह टाइप का आंदोलन था। तो यह एक जो है यह किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन था। क्या था? यह किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन ये हुआ करते थे। इसी के बाद देखिए तो इसका नेतृत्वकर्ता भी देखिएगा कौन, इसका नेतृत्व का जब विद्रोह होता है, कोई विद्रोह होता है, कोई एक तो नेतृत्व करने वाला होगा ही। इसका नेतृत्वकर्ता देखिएगा, इसका नेतृत्वकर्ता जो थे पिछड़ी जाति के जो थे, पिछड़ी जाति के मदार पासी ये जो थे इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। ये कौन है? नेतृत्वकर्ता। ये चीज़ तो इतना हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या जाता है कि ये जो है एका विद्रोह जो हुआ था वो जो है किस क्षेत्र में होता है, किस क्षेत्र में होता है इसके बारे में पूछा जाता है। एका विद्रोह की बात करते हैं किस क्षेत्रों में, देखिएगा तो ये होता है अवध क्षेत्र में। अवध किस यूपी में ही होता था ना, अवध क्षेत्र हो गया। उसके बाद देखिएगा हरदोई, उसके बाद देखिएगा बरहीच, उसके बाद देखिएगा सीतापुर। इन जैसे क्षेत्रों में जो है ये एका विद्रोह होता है। और ये आपको लग रहा होगा कि ये सब पूछता नहीं है। एक बार PYQ देख लीजिएगा, हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ जो इस पे हम लिख रहे हैं वो हर एक चीज़ पूछा गया, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये मत सोचिएगा कि ये नहीं पूछा जाता है। तो ये हो गया, ये सब एका विद्रोह के बारे में हो गया। अब चलते हैं यूपी के बाद हम लोग बिहार चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बिहार जैसे क्षेत्रों में देखिएगा तो बिहार जैसे क्षेत्रों में कौन सा आंदोलन होगा? चंपारण सत्याग्रह होगा। कौन होगा? चंपारण सत्याग्रह। बिहार जैसे क्षेत्रों में क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह जो होता है यह 1900 कब होगा? 17 में। किस क्षेत्र में होता है? ये होता है बिहार में। कहाँ होता है? बिहार में। ठीक, बिहार में ये होता है। कब होता है? 1917 में। इसका जो है देखिएगा किसके नेतृत्व में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक, तो नेतृत्वकर्ता की बात करिएगा हम लोग, नेतृत्वकर्ता की बात करिएगा तो वहाँ पे नेतृत्वकर्ता जो थे गांधी जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी के नेतृत्व में ये हुआ करते थे। वहाँ के जो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछता है कि किसके नेतृत्व? गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन इनको जो है बुलाने का काम, या ये पूछेंगे स्थानीय नेता जो वहाँ पे हुआ करते थे वो इसको बुलाया तो कैसे, कौन बुलाता था? तो इसलिए स्थानीय नेता पूछते कि वहाँ के स्थानीय नेता कौन होते थे। स्थानीय नेता के तौर पर जो है राजकुमार शुक्ल को, किसको? राजकुमार शुक्ल
ये जो है स्थानीय नेता हुआ करते थे, और यही जो जब यहाँ पे बनारस में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें पहुँचते हैं और गांधी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है किसानों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। फिर गांधी जी क्या करते हैं, चंपारण आने का कोशिश करते हैं और चंपारण 1917 ईस्वी में पहुँचते हैं, और वहाँ पर देखते हैं कि सच में जो है बहुत सारे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसका मेन मुद्दा क्या था, मेन कारण क्या था इस विद्रोह का, कि 19वीं शताब्दी में जो है कारण क्या था इस विद्रोह का, कारण यदि पूछ रहा है, कारण 19वीं शताब्दी में, यानी 19वीं शताब्दी में 3 कठिया पद्धति को लागू कर दिया था। 3 कठिया पद्धति को लागू किया था। 3 कठिया पद्धति को लागू किया था। ठीक, इसके तहत क्या करते थे, 3/20, 3 कठिया पद्धति में 3/20वें भाग पर नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसान को कहता। 3/20वें भाग पर नील की खेती करने बोलते थे। किसकी खेती, नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करते हैं। इससे क्या होता है, भारतीय किसान क्या करते हैं, बौखला जाते हैं। और इसके तरफ देखिएगा तो स्थानीय नेता कौन, राजकुमार शुक्ल जाके गांधी जी से बात करते हैं, और गांधी जी जो है 1917 में बिहार आते हैं, वहाँ पे जाके ये आंदोलन करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके मामले में कि गांधी जी का जो है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन था। तो प्रथम सविनय आंदोलन जो था चंपारण सत्याग्रह ही था। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, गांधी जी के प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन था, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसी को अभी हम ये भी बोल सकते हैं प्रथम स्थानीय आंदोलन भी कर सकते हैं, प्रथम स्थानीय आंदोलन भी कर सकते हैं। ठीक, ये भी था गांधी जी का। तो ये हम लोग क्या यूपी से आए हैं, बिहार से आप चलते हैं हम लोग बंगाल की ओर। बंगाल में क्या होता था उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो बंगाल एरिया में चलते हैं, देखते हैं कि बंगाल क्षेत्र में, अब देखते हैं बिहार में हो गया, अब देखते हैं तीसरा जो होता है बंगाल क्षेत्रों में, देखते हैं बंगाल के क्षेत्रों में कौन कौन सा लागू होता है। ठीक, तो बंगाल क्षेत्रों में देखने का कोशिश करते हैं, बंगाल में कौन कौन सा विद्रोह होगा। बंगाल में देखिएगा तो पहला विद्रोह होता है, वो होता है नील विद्रोह। दूसरा बात देखिएगा, दूसरा विद्रोह जो होगा वहाँ पे पवना विद्रोह। तीसरा बात देखिएगा वहाँ पे, तीसरा जो है वहाँ पे देखिएगा तेभागा आंदोलन होता है। तेभागा आंदोलन होंगे। तो ये हो गया बंगाल जैसे क्षेत्रों में। अब देखते हैं कि बंगाल जैसे क्षेत्रों में जो है पहला जो नील विद्रोह होता है, नील विद्रोह के बारे में देख लेते थोड़ा सा, कब होता है, क्यों होता है, इसके बारे में। तो नील विद्रोह जो होता है 1859 यानी 1857 के बाद 1859-60 में होता है। कब होता है, 1859-60 में। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग ऐड करने का कोशिश करते हैं। 1859-60 का है, तो इस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल भारत का वाइसराय बन जाता है। कौन बन जाता है, वाइसराय बन जाता है, वाइसराय वाला पोस्ट आ जाता है। तो वाइसराय कौन था, तो उस समय वाइसराय होते हैं लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग। और उसी टाइम जो है नील विद्रोह जो है बंगाल जैसे क्षेत्रों में होते हैं। इसका मेन बात क्या होता है कि किसानों से क्या करता है, नील की खेती करने के लिए जोर देता है। मेन मुद्दा यानी कारण क्या था इसका देखिएगा, इस कारण जो होता है नील की खेती पे जोर देता था, नील की खेती पर जोर दिलवाता था। कौन दिलवाता भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था, ब्रिटिश सरकार क्या करता था, नील की खेती करने के लिए कहता था। ठीक, किसको, भारतीय किसान में देखिएगा तो बंगाल जैसे क्षेत्रों में जो किसान हुआ करते उसको कहा करते थे। इसके जो है इस विद्रोह का जो मेन यदि देखिएगा, मेन मुद्दा देखिएगा, नेता के तौर पे देखिएगा, तो इसका नेता यदि देखिएगा, नेता जो रहता है वो होता है दिगंबर विश्वास के साथ में एक और नेता रहते हैं, उसका नाम रहता है विष्णु विश्वास। कौन रहते हैं, विष्णु विश्वास। ये दोनों नेता क्या करते हैं, बंगाल जैसे क्षेत्रों में जो है नील विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, और नेतृत्व करते जो है वो इस नेता के तौर पे नेतृत्व करता है। यदि बात करिएगा तो ये यदि हम पूछ ले इसको कि किस क्षेत्र में यानी कहाँ होता है, तो क्षेत्र की बात देखिएगा तो ये बंगाल जैसे क्षेत्रों में होता है। कहाँ पे, बंगाल क्षेत्र में होते हैं। ठीक, ये बंगाल क्षेत्र में हुआ करते थे। ठीक, नेता के बारे में पूछा तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास हो गया। इस नील विद्रोह के कारण जो है भारत में एक नाटक आता है, और उस नाटक का नाम था नील दर्पण नाटक। कौन था, नील दर्पण नाटक। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसके रचयिता कौन थे, इसके रचयिता जो होते हैं वो होते दीन बंधु मित्र। अब देखिएगा तो ये जो है रचयिता, ये जो है 66 बीपीएससी का एग्जाम देखेगा, ये जो है 66 बीपीएससी में ये पूछा गया, 66 बीपीएससी में
ये क्वेश्चन जो है 66 बीपीएससी में पूछा गया कि नील दर्पण के नाटक जो हुआ करते थे वो उसके रचयिता कौन थे, उसके लेखक कौन थे, तो वो जो थे दीनबंधु मित्र हुआ करते थे। ठीक, तो ये होता है। तो हम लोग देखें नील विद्रोह के बारे में। अब हम लोग देखते हैं पवना विद्रोह क्या होता है बंगाल क्षेत्र में। तो दूसरा हम लोग देखते हैं पवना विद्रोह। पवना विद्रोह, पवना विद्रोह की बात करते हैं हम लोग। पवना विद्रोह जो होता है यह होता है 1873-1876 के टाइम में। देखिए 1873 और 1876 के टाइम में होता है। इस समय देखिएगा तो भारत के गवर्नर जनरल कौन रहते हैं, इसके बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, इसका कारण क्या था, पवना विद्रोह का कारण क्या था कि जमींदारों के द्वारा क्या होता था, व्यापक शोषण किया जा रहा था किसानों का। किसका, जमींदार जो थे, भारतीय जमींदार, जमींदारों के द्वारा भारतीय किसानों को, भारतीय किसान नहीं कहेंगे, बंगाल किसान, बंगाल के जो जिस एरिया में होता है तो बंगाल क्षेत्रीय कैसे, बंगाली एरिया के किसानों के द्वारा किसानों का शोषण होता था। क्या होता था, किसानों का शोषण हुआ करते थे। ठीक, तो ये पवना विद्रोह के अंतर्गत होते थे। इसका नेतृत्वकर्ता देखिए हम लोग, नेतृत्वकर्ता जो होते थे, इसके नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो जो है ईशान चंद्र राय इसके साथ में थे। इसके साथ में केशव चंद्र हुआ करते थे, केशव चंद्र। उसके साथ साथ देखिएगा तो शंभू पाल हुआ करते थे। ये सब जो है इस किसान के पवना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हुआ करते थे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग किसान पवना विद्रोह के बाद तीसरा देखते हैं हम लोग तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कहाँ होता है, तीसरा जो है बंगाल क्षेत्र में होता है तेभागा आंदोलन होता है। ठीक, और तेभागा आंदोलन कब होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो है 1946 जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम होता है तेभागा आंदोलन होते हैं। ठीक, तेभागा आंदोलन के अंतर्गत देखते हैं इसका जो नेता, जिसका नेता कौन रहता है, इसका नेता के बारे में जानते हैं। नेता जो था वह भवन सिंह हुआ करते हैं। साथ जो देते हैं उसका कंपा राम सिंह जो है इनका मदद करते हैं और इसके तहत जो है तेभागा एरिया में जो है तेभागा आंदोलन होता है। और ये जो आंदोलन था ये भी कौन सा, इसका स्वरूप क्या था, किसान आंदोलन था। क्षेत्रों की बात करते हैं, क्षेत्र कौन सा था, क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग तो बंगाल क्षेत्रों में होता था। बंगाल क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में हुआ करते थे। ठीक, तो ये हो गया तेभागा आंदोलन के बारे में। हम लोग देखते हैं आगे यदि हम लोग देखें, बात करते हैं अगला विद्रोह की बात करेंगे। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, तो अब जाता है तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में भी एक विद्रोह होता है जिसका नाम था तेलंगाना आंदोलन। पहला मतलब तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। ये जो तेलंगाना आंदोलन जो होता है ये भी 1946 से लेकर के 1951 टाइम में होता है। ठीक, इसके अंतर्गत देखिएगा तो ये हैदराबाद के क्षेत्रों में, कहाँ किस क्षेत्रों में होगा, क्षेत्र की बात करेंगे तो ये हैदराबाद क्षेत्र में होगा, हैदराबाद के क्षेत्रों में होगा। ठीक, और इसके आसपास के एरिया में जो है क्या करते हैं, किसान जो है आंदोलन करते हैं। स्वरूप यदि पूछता है इसका स्वरूप क्या था, तेलंगाना आंदोलन का स्वरूप जो था वो था किसान आंदोलन था। ये किसान आंदोलन था। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, बोर मत होइए, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे सब के सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको हम लोग को याद, क्या पता, क्योंकि ये 2 नंबर पक्का इस टॉपिक से आते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ना ही होगा। अब चलते हैं केरल क्षेत्रों में। किस क्षेत्र में, केरल एरिया में। केरल में जो है तेलंगाना के बाद केरल में देखिएगा, केरल क्षेत्रों में जो है उस वहाँ पर भी बहुत सारे विद्रोह होते हैं। जैसे देखिएगा पहला हो गया मोपला विद्रोह होता है। दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा जो होता है पुनप्पा विद्रोह होता है। मुनप्पा विद्रोह ये हो गया। तो ये मोपला विद्रोह और पुनप्पा विद्रोह होता है। यदि बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि केरल में जो है ये जो है सबसे पहले मोपला विद्रोह जो होता है वो कब होता है, तो 1836 में। पहला जो होता है 1836 में होता है और ये प्रथम था। ये कौन था, प्रथम, पहली बार हुआ था। ठीक, दूसरी बात देखते हैं तो दूसरी बार कब होता है, तो 1921 में दूसरी बार होता है, सेकेंड बार। कब बार होता है, सेकेंड बार, दूसरा बार होता है। ठीक, ये 1921 में होता है। ठीक, और ये होता कहाँ पे, तो ये जो होता है केरल के मालाबार तट पे होता है। केरल के मालाबार तट पे होता है। केरल के मालाबार तट के ऊपर ये जो है विद्रोह होता है, केरल के मालाबार तट पे। इसमें क्या होता था कि शोषण समाज, इसके तहत क्या होता था, शोषित समाज जो थे, मुस्लिम समाज हुआ करते, शोषित समाज की बात करते हैं। शोषित समाज कौन हुआ करते थे, मुस्लिम हुआ करते थे।
शोषित समाज कौन हुआ करते थे? मुस्लिम समाज हुआ करते थे। और इनका शोषण कौन करता था? शोषण जो करता था वो करते थे हिंदू समाज। शोषण की बात करते हैं, शोषण कौन करता था? हिंदू समाज इसका शोषण करते थे। हिंदू समाज के जमींदार कौन करते थे? हिंदू समाज के जमींदार करते थे। इस कारण क्या होता है? इस कारण जो होता है मोपला विद्रोह केरल जैसे क्षेत्रों में होता है। उसके कारण क्या आता है? यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1921 में क्या करता है? अपनी अंग्रेजी सरकार के द्वारा है मार्शल लॉ को लागू कर देता है और विद्रोह भी और भयंकर हो जाता है, मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह में पॉइंट याद रखना है, प्रथम कब हुआ था? 1836 में होता है। दूसरी बात पूछता है कि सेकेंड बार कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। तीसरी बात पूछता है कौन सा क्षेत्रों में हुआ था? केरल जैसे क्षेत्रों में होता है और मालाबार तट पे होता है। शोषित समाज जो मुस्लिम थे और शोषण जो करते थे उसको हिंदू समाज के जमींदार किया करते थे। ठीक, इसके बाद पुनप्पा विद्रोह की बात देखिएगा तो ये भी पुनप्पा विद्रोह जो होता है ये भी कहाँ पे होगा? केरल जैसे क्षेत्रों में ही होता है। कहाँ पे? केरल में ही मालाबार तट पे। कहाँ पे? मालाबार क्षेत्र में होता है। केरल के ही मालाबार क्षेत्रों में होता है। तो ये हम लोग केरल में देख लिए किसान का विद्रोह किस तरह से होता है। अब देखिएगा तो महाराष्ट्र एरिया में भी कुछ विद्रोह होता है। किस क्षेत्र में होता है? महाराष्ट्र के देखते हैं। महाराष्ट्र क्षेत्र में भी विद्रोह होता है। महाराष्ट्र क्षेत्र में देखिएगा तो पहला जो यहाँ पे विद्रोह होगा दक्कन विद्रोह होगा। दक्कन विद्रोह, ठीक। दक्कन विद्रोह के बाद देखिएगा महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह होता है। हाँ, एक ही होता है, दक्कन और भी होता है लेकिन दक्कन विद्रोह जो है मेन है। दक्कन विद्रोह के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो दक्कन विद्रोह जो है यह 1875 के समय में होता है और ये दक्कन क्षेत्रों में होता है। कहाँ पे होता है? तो दक्कन कहाँ पे यदि होता है, कहाँ पे? तो ये जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में होता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र क्षेत्रों में होता है। महाराष्ट्र क्षेत्रों में ये होता है। ठीक, बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र क्षेत्र कहें तो यहाँ पे क्या हो गया? ये पश्चिम भारत हो गया। ये इस क्षेत्र में हुआ करते थे, पश्चिम भारत क्षेत्रों में होते थे, इसलिए महाराष्ट्र क्षेत्र बोलिए या भारत के दक्कन के पश्चिमी क्षेत्रों भी बोल सकते हैं। ठीक, इस यहाँ पे दक्कन विद्रोह हुआ करते थे। अब देखते हैं हम लोग दक्कन विद्रोह के बाद चलते हैं हम लोग तो एक विद्रोह होता है और जो कि आगे चल के गुजरात क्षेत्रों में होगा। कहाँ पे होगा? गुजरात क्षेत्रों में। किस एरिया में होगा? गुजरात क्षेत्र में होगा। गुजरात क्षेत्र की बात करते हैं। गुजरात क्षेत्र में देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो पहला जो होता है बारदोली सत्याग्रह होता है। पहला बारदोली सत्याग्रह। और दूसरा जो होगा यहाँ पर यहीं पे दूसरा भी होता है। दूसरा जो होता है वो होता है खेरा आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह के अंतर्गत देखिए क्या होता है। बारदोली सत्याग्रह जो होता है ये 1928 में होता है। इसका पहला पॉइंट याद रखिएगा, 1928 में होता है। कब होता है? 1928 में। कहाँ होता है? सूरत के बारदोली क्षेत्र में। कहाँ होता है? सूरत के बारदोली क्षेत्र में होता है। और सूरत कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात जैसे क्षेत्रों में होते हैं। ठीक, इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता पूछता है बार कि नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं। नेतृत्वकर्ता जो थे ये हुआ करते थे वो वल्लभ भाई पटेल। कौन हुआ करते? वल्लभ भाई पटेल। इनको कौन नहीं जानते हैं भाई साहब, वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। और इसी वल्लभ भाई को जो है बारदोली की महिला क्या करते हैं? इसको जो है बारदोली की महिला, कहाँ की महिला? बारदोली की महिला इनको जो है सरदार की उपाधि देता है। क्या करता है? सरदार की उपाधि देते हैं। बारदोली की महिला क्या करते हैं? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देते हैं। तो ये हो गया बारदोली सत्याग्रह के बारे में। खेरा आंदोलन के बारे में बस इतना याद रखिए। कहाँ होता है? ये जो है गुजरात क्षेत्रों में होता है। कहाँ पे होता है? गुजरात क्षेत्रों में होता है। ठीक, तो ये हो गया गुजरात एरिया में। एक और सत्याग्रह है उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इस क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक, एक और होता है जो होता है वो होता है राजस्थान क्षेत्र में। किस एरिया में होता है? राजस्थान क्षेत्र की बात करते हैं। राजस्थान क्षेत्र में होता है। और ये राजस्थान क्षेत्र में देखिएगा तो एक होता है बिजोलिया आंदोलन। एक होता है बिजोलिया आंदोलन। तो ये डायरेक्ट पूछता है बिजोलिया आंदोलन जो है किस क्षेत्रों में होता है ये बताए। तो ये क्षेत्रों की बात पूछ रहा है। ये कहाँ पे होता है? राजस्थान क्षेत्रों में होता है। राजस्थान क्षेत्र में बिजोलिया आंदोलन होता है। तो इस जो है किसान आंदोलन में देखिएगा तो हमने क्या किया है, एक ही वीडियो में लगभग हमको लगा 50 मिनट का वीडियो बना है। एक ही वीडियो में जो है सारे के सारे जो है किसान आंदोलन ख़त्म कर दिए हम लोग। ठीक, किसान आंदोलन जो है
खत्म कर, इसके सारे किसान आंदोलन क्या किया, खत्म कर दिए। और इसमें जितना भी फैक्ट हुआ है, कारण क्या था, इसके ऊपर में जो भी फैक्ट बना, अस्थायी बंदोबस्त, रैयर बारी, इस सब के बारे में, महलबारी, सब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करने का कोशिश, यानी सब कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। अब क्या होगा, अगला जो लेक्चर होगा किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन MCQ बना लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। ठीक, यदि इस टाइप के लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। और अपने कमेंट बॉक्स में, हम बार बार करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। इससे क्या होता है कि आपका लिखने का तरीका क्या है ये आपको खुद पता चलता है। ठीक, कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं। यदि पता चल जाए कि कमजोरी कहाँ है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं अब लास्ट।